नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। तो चलिए आज के सेशन को आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं एक मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन को लेकर के, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को आपके साथ हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। So let's begin with the today's session that is very important for your prelims examination perspective, जो कि कंडक्ट होने वाला है 6 दिसंबर को। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को। फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, खासकर अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप सभी से बहुत विनम्र आग्रह है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। जैसे आपका हिस्ट्री का सेशन हो गया, पेपर 5 का सेशन हो गया, 6 का हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, बहुत सारे सेशंस में आपको यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को आप सभी की स्क्रीन के ऊपर लेकर के आते हैं, फटाफट देखने का प्रयास करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में भूखमरी से निपटने के लिए नियुक्त किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वर अपॉइंटेड इन इंडिया टू डील विद द फैमिन स्टारवेशन? ऐसा इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार करवाया, क्योंकि मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कमीशन थे? कैम्बल कमीशन था, स्ट्रैचे कमीशन था, लॉयल कमीशन था, या मैकडोनाल्ड कमीशन हुआ करता था? तो क्या लगता है आपको आंसर? कितने क्वेश्चन आंसर यहां पर आपके सही है? सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही डायरेक्शन में गया है आंसर। चलिए बहुत सही आंसर है आपका, 4 के चारों आपके यहाँ पर आंसर सही हो जाएंगे। ये बात सही है। कैम्बल कमीशन 1865-66 में हमको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 1878 में स्ट्रैची कमीशन को बनाया जाएगा, और इसी कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर अकाल संहिता फैमिन कोड को निर्मित किया जाएगा। फैमिन कोड को निर्मित किया जाएगा अप्रॉक्स 1883 के अराउंड। लॉयल कमीशन जो था वह एल्गिन सेकंड के समय में आया था, और मैकडोनाल्ड कमीशन जो आया था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे आया था। तो इसका अर्थ जो है 4 के चारों आपको ऑप्शन यहाँ पर सही देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप यहां पर देखें तो कैम्बल कमीशन आपको 65-66 में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके समय में ओडिशा, बंगाल, बिहार में अकाल पड़ा था। स्ट्रैची कमीशन जो है वो फिर आपको 1878 में बनता हुआ दिखाई देगा। रिचर्ड स्ट्रैची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। लॉयल कमीशन जो है 96-97 के अराउंड बना था, और मैकडोनाल्ड कमीशन जो था वो आपका बना था 1899-1900 के अकाल के बाद। लॉर्ड कर्जन ने मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में इस आयोग को नियुक्त किया था। चलिए आपका ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके साथ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वराजिस्ट एंड द नो चेंजेस इज और आर करेक्ट? हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो दोनों में देखने का प्रयास कीजिएगा। से पहला लिखा है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजवादियों ने अपनी कमजोरियों को उजागर करने के लिए विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत की। स्वराजिस्ट लेड बाय सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एडवोकेटेड फॉर एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू एक्सपोज देयर वीकनेसेस। अगर आप यहां पर हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ेगा। यहां पर देखिए हिंदी में लिखा है कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजवादियों ने अपनी कमजोरियों को उजागर करने के लिए विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत की। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के इसलिए रखा है ताकि आप इस बात को बहुत बेहतर रूप में समझ लें कि अगर आप हिंदी माध्यम से पेपर दे रहे हैं तो मेरी बहुत दरखास्त है आपसे कि एक बार उसके इंग्लिश वर्जन को भी आप पढ़ लीजिए। शायद ये मैंने कहीं से क्वेश्चन उठाया है तो आप उसके इंग्लिश वर्जन को भी पढ़ लीजिए, अन्यथा फिर आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ती है। खासकर 3 से 4 क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ती है। सेकंड लिखा है द नो चेंजर लेड बाय सी राजगोपालाचारी एंड वल्लभ भाई पटेल अपोज काउंसिल एंट्री एंड फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क। ठीक है, लिखा है द स्वराजिस्ट एंड द नो चेंजर रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज इन 1923 allowing the Swarajis to contest election as a group within the Congress. Fourth लिखा है Gandhi was initially in favor of Swarajist council entry proposal but changed his mind after his release from prison. सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में नो चेंजर्स ने परिषदों में प्रवेश का विरोध किया और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया।
स्वराज्यवादियों और नो चेंजर्स ने 1923 में एक समझौता किया जिसके तहत स्वराज्यवादियों को कांग्रेस के भीतर एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। गांधी जी शुरू में स्वराज्यवादियों के परिषद में प्रवेश के प्रस्ताव के पक्ष में थे, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया। तो फिलहाल इस वाली जो आप लाइन को देख रहे हैं, इसे आप अंग्रेजी के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उसकी वीकनेसेस को दिखाना चाहते थे, ना कि अपनी कमजोरी को, बल्कि विधान परिषदों की कमजोरी को दिखाना चाहते थे। सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल नो चेंजर्स में शामिल थे। विठल भाई पटेल जो थे वो आपके प्रो चेंजर थे, वल्लभ भाई पटेल नो चेंजर थे। स्वराजवादी और नो चेंजर्स में 1923 में एक समझौता हुआ था। ये एक अनौपचारिक समझौता था, आपको याद होना चाहिए। इसको चेयर भी किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। दिल्ली क्या कहते हैं प्रोग्राम था ये, जिसमें इसको चेयर किया गया था। 1 मिनट प्लीज। ठीक है ना, को प्रवेश का विरोध किया गया था ना, तो यहां पर इनको दिया गया था। लेकिन औपचारिक रूप से अगर देखें तो 1924 का जो बेलगाम का सेशन था, बेलगाम का सेशन जो हुआ करता था, वहां पर इनको फिर औपचारिक रूप से महात्मा गांधी ने इसको चेयर किया था और गांधी दास पैक्ट को साइन किया गया था। फिलहाल इसका भी आंसर यहां पर सही रहेगा। चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई थी, इसीलिए क्या कहते हैं 1 2 3 यहां पर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चौथा वाला ये गलत हो गया है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, गांधी प्रिसाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1924। गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा है, यह पहली बार था जब गांधी जी ने कांग्रेस के मंच पर उग्रवादी विचारधारा का समर्थन किया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम गांधी सपोर्टेड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी इन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म। क्या लगता है इसका आंसर? क्या लगता है इसका आंसर? मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें। कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें। मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहता हूं, और वो था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये वाला क्वेश्चन का मुझे बताइए कि क्या ये पहली बार था जब गांधी जी ने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट किया था? या तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइएगा, मैं देखूंगा उसका आंसर। अन्यथा फिर मैं मंडे के दिन इस क्वेश्चन को अपने मॉर्निंग के 15 मिनट सेशन जो होता है हमारा, उसमें पहले पहले क्वेश्चन के रूप में मैं इसको डिस्कस करूंगा। नॉट मंडे, इसका तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को। अन्यथा मैं इसका एक क्वेश्चन ये वाला जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक आप जरा इसके बारे में विचार कीजिएगा। बताइएगा जरा, इस क्वेश्चन को बताइएगा। 1937 का जो प्रोविंशियल कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था, उसमें कितनी सीटें क्या कहते हैं कांग्रेस ने यहां पर जीती थी? आपको मालूम है कि 28 महीने तक का कांग्रेस के द्वारा यहां पर शासन किया गया था, और इस 28 महीने के बाद कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस प्रकार लिथगो ने भारत को शामिल कर लिया था वॉर में, उसी का ही विरोध करने के लिए 28 महीने के कार्यकाल के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। क्या लगता है आपको कितनी सीटें जीती थी उस समय प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुए थे कांग्रेस के? उसमें 616, 716, 585 या 820? चलिए, आशा करते हैं आपने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है 716 सीटें जो थी वो कांग्रेस के द्वारा यहां पर जीती गई थी। अगर आप यहां पर देखें तो 716 सीटें जो है आउट ऑफ 1161 सीटें जो है उसमें कंटेस्ट किया गया है। ठीक है, 1585 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे। यहाँ पर 11 प्रोविंसेस में क्या कहते हैं इलेक्शन हुए थे। It got a majority in all provinces except in Bengal, Assam, Punjab, Sindh and WFP emerged as the largest party in Bengal, Assam and NWFP। ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन टोटल कितने थे? 716 हुआ करते थे आउट ऑफ 1161 सीटें हुआ करती थी। ठीक, नेक्स्ट बताइएगा, गांधी जी लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940।
सेकंड लिखा है द एम वाज टू गिव द गवर्नमेंट अनदर चांस टू एक्सेप्ट कांग्रेस डिमांड्स पीसफुली। ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या ए सही है आर गलत है और आर सही है ए गलत है। गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकार को कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने का एक और मौका देना था। क्या लगता है आंसर? व्हाट वुड बी द आंसर? चलिए आंसर की तरफ आते हैं आपके साथ। देखिए ये बात तो सही है कि गांधी जी ने लॉन्च करवाया था, खासकर सितंबर 1940। आपको मालूम है कि अगस्त प्रपोजल जो था 1940 वाला वो फेल हो गया था, और उसी के एवज में फिर सितंबर 1940 में पवनार आश्रम से स्पेशली इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था। इसी इंडिविजुअल सत्याग्रह को दिल्ली चलो मूवमेंट भी आप कहते हैं, दिल्ली चलो मूवमेंट भी हम लोग कहते हैं। तो दिल्ली चलो मूवमेंट यही कहलाता है, नाम को याद रखिएगा, कभी कभी याद नहीं आता कि भाई दिल्ली चलो मूवमेंट क्या था, यही था दिल्ली चलो मूवमेंट। पहले सत्याग्रही कौन बने थे? तो पहले सत्याग्रही आपको मालूम है कि विनोबा भावे जी थे, दूसरे फिर जवाहरलाल नेहरू जी थे, और तीसरे फिर ब्रह्मदत्त जी आपको देखने के लिए मिले। आंसर क्या होगा? वैसे इसका आंसर जो है वो ए ही होगा, ए और आर दोनों ही सत्य हैं। और इसका एक ऑब्जेक्ट ये भी था कि कांग्रेस के द्वारा एक अनदर चांस देना था, किसको? ब्रिटिशर। ए इज योर राइट आंसर। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लिखा है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो राष्ट्रवादी धैर्य है उसको आप कमजोरी मानने की भूल ना करें, पहला। दूसरा, यह भी बताना कि लोगों की इच्छा जो है वॉर में किसी भी प्रकार की नहीं है, और वो लोग किसी भी प्रकार से नाजी और जो ब्रिटिशर्स की जो साम्राज्यवादी तानाशाही है उसको किसी भी प्रकार से अंतर नहीं देखते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने उठा करके आपके लिए बनाया है, टू गिव द अनदर अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट कांग्रेस डिमांड पीसफुली, अर्थात एक दूसरा चांस देना किसको? गवर्नमेंट को, ताकि वो कांग्रेस की डिमांड को अच्छे तरीके से स्वीकार कर ले और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना स्टार्ट करे। नेक्स्ट लिखा है अकॉर्डिंग टू राजमोहन गांधी इन द गुड बोटमैन, ये इनकी एक बुक थी, ठीक है, द गुड बोटमैन। उसमें लिखा है गांधी प्रेफर्ड नेहरू हिज सक्सेसर मेनली बिकॉज ऑफ। द गुड बोटमैन में राजमोहन गांधी के अनुसार गांधी जी नेहरू को अपना उत्तराधिकारी इसलिए पसंद करते थे क्योंकि ए, नेहरू विचारधारा में अधिक उग्र थे। नेहरू रिफ्लेक्टेड गांधीज विजन ऑफ एन इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक इंडिया। नेहरू गांधी जी के समावेशी और बहुलवादी भारत के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते थे। पटेल, राजाजी एंड अदर्स लैक्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। पटेल, राजाजी, अन्य नेताओं में प्रशासनिक क्षमता का अभाव था। या नेहरू वाज द मोस्ट सीनियर कांग्रेस लीडर एट दैट टाइम। नेहरू उस समय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता थे। क्या लगता है? बिल्कुल सही है आप सभी, बी इज योर राइट आंसर। नेहरू गांधी जी के समावेशी और बहुलवादी भारत के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते थे। नेहरू रिफ्लेक्टेड गांधीज विजन ऑफ एन इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक इंडिया, दैट इज योर राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स वर टू रिमेन इन ब्रिटिश हैंड्स एज पर क्रिप्स मिशन प्रपोजल। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां ब्रिटिश हाथों में बनी रहेंगी?
कौन सी शक्तियां रखी गई थी? डिफेंस ऑफ इंडिया की पावर, फाइनेंस एंड रेवेन्यू की पावर, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की पावर, एजुकेशन एंड हेल्थ की पावर। सो आंसर क्या होना चाहिए? डिफेंस ऑफ इंडिया, फाइनेंस, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड एजुकेशन एंड हेल्थ। क्या किसमें लगाना चाहेंगे? आपको भी मालूम है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहां पर आकर के बहुत सारी पावर्स को डेवलप कर चुकी थी ऑलरेडी ब्रिटिश भारतीयों को, लेकिन दो चीजें स्पेशली फोकस की गई थी। एक तो गवर्नर जनरल, वो तो रहेगा ही इंटैक्ट, एंड सेकेंड वन इज द डिफेंस ऑफ इंडिया, भारत की रक्षा। ये इन्हीं के ही हाथ में होना था, एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट था इनका। इवन वेवल योजना में भी अगर आएंगे तो वेवल योजना में भी साफ साफ कह दिया गया था कि सारे पोर्टफोलियो भारतीयों को दे दिए जाएंगे, एक्सेप्ट दो पावर्स हाथ में रखी गई थी। एक तो खुद गवर्नर जनरल की पावर थी, सेकंड जो थी फिर वो आपकी कमांडर इन चीफ की पावर थी। याद होना चाहिए जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी तो नेहरू जी उसके उपाध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कौन था? वही अध्यक्ष था जिसने पावर को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप सभी के साथ। लिखा है द क्रिप्स मिशन सक्सीडेड इन विनिंग इंडिया सपोर्ट फॉर द वॉर। ओके। सेकेंड लिखा है कांग्रेस अप्रूव द प्रपोजल एज दे ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। क्रिप्स मिशन युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा। सेकंड, कांग्रेस ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी क्योंकि युद्ध के बाद उन्हें डोमिनियन का दर्जा दिया गया था। क्या लगता है आंसर? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए ट्रू आर फॉल्स या बोथ ए एंड आर फॉल्स? क्या लगता है? चलते हैं इधर की तरफ। तो देखिए ये तो बात बिल्कुल सही लिखी गई, क्रिप्स मिशन युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा, बिल्कुल गलत लिखी हुई है। सेकंड लिखा हुआ है कांग्रेस ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, कांग्रेस ने प्रस्तावों को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दी थी, और ना ही डोमिनियन की दर्जा। देखिए डोमिनियन का दर्जा तो अगस्त प्रपोजल में ही सबसे पहली बार आ गया था। यहां पर तो उन्होंने डोमिनियन का दर्जा तो देने की बात की थी, एक फेडरेशन बनाने की बात भी की थी। इवन ये भी कहा गया था कि कॉमनवेल्थ का पार्ट अगर इनको बनना है तो बने, नहीं बनना हो तो ना बने। लेकिन जिस फेडरेशन की ये बात कर रहे थे, संघ की बात कर रहे थे, उसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई थी, लेकिन उसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के शामिल होने थे। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को ये राइट दिया गया था कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में बोन ऑफ कंटेंशन बना था भारतीयों के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, कि भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटर इज द सोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर masses, but why you basically wanted to nominate the representative through the princely states? तो why आप क्यों नॉमिनेट करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं कंटेंशन बना था। फाइनली इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी कारण यहां पर जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए और आर दोनों के दोनों ही फॉल्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। ठीक, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का एक कारण था? Which of the following was a reason for launching the Quit India movement? Failure of the Cripps mission to solve the constitutional deadlock. Second, popular discontent due to the rising prices and shortage. Third, imminent Japanese threat to India. Fourth, strengthening of British prestige in Southeast Asia. संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की विफलता, बढ़ती कीमतों और अभावों के कारण जन असंतोष, भारत के लिए आसन्न जापानीज खतरा, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश प्रतिष्ठा का सुदृढ़ीकरण होना।
तो इसमें कौन से आपको सही लगते हैं कि जो आंसर होना चाहिए? सो चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए ये वाला तो बिल्कुल सही है कि क्रिप्स को मिशन की विफलता थी, ये बात बिल्कुल सही है। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि राइजिंग इन्फ्लेशन हो ही रहा था। आपको भी ये अज्यूम भी किया जा सकता है जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होगी तो ऐसी चीजें नॉर्मल हो ही जाती हैं। भारत के लिए जापानीज खतरा ये बहुत बड़ा कारण था। महात्मा गांधी ने तो इसीलिए कहा था कि भारत को केवल जापानीज के लिए मत छोड़ जाओ, भारत को भारतीयों के लिए ही छोड़ जाओ, भले ही हमें अराजकता का सामना ही क्यों ना करना पड़े। ये जो लिखा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज इन साउथ ईस्ट एशिया, गलत लिखा हुआ है। इसीलिए ए जो है वो 1 2 3 है। यहां पर जापानीज जो है उनकी एक पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन हुई थी, कहां पर? साउथ ईस्ट एशिया में, और ब्रिटिशर्स को दुम दमा करके यहां से भागना पड़ा था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सैनिकों को क्या सलाह दी थी? गांधी जी एडवाइज सोल्जर्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम द आर्मी एंड ज्वाइन द मासेस, second to fire on British officers if necessary, third not to leave the army but not to fire on compatriots, D to side with princely states, सेना से इस्तीफा देकर जनता में शामिल हूं, जरूरत पड़ने पर अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाना, थर्ड सेना ना छोड़ना लेकिन अपने देशवासियों पर गोली ना चलाना, फोर्थ वन इज रियासतों का साथ देना। क्या लगता है आंसर? सो जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नॉट टू लीव द आर्मी बट नॉट टू फायर ऑन द कंपैट्रियट्स। ठीक है, यहां पर अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि गांधी जी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था तो उससे पहले ही ग्वालियर टैंक मैदान की जो मीटिंग थी वहीं पर अपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, और साफ साफ जो डिफरेंट सेक्शन है सोसाइटी के उनको डिफरेंट मैसेजेस गए थे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को साफ साफ कह दिया था कि आप रिजाइन मत कीजिए अपने सरकारी पदों से, लेकिन घोषणा कर दीजिए अपनी वफादारी को कांग्रेस के प्रति। सेकंड, सोल्जर्स को कहा था कि आप आर्मी को मत छोड़िए, किंतु अपने जो देशवासी हैं जो विरोध कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार का, आप उनके ऊपर गोली मत चलाइए, गोली मत चलाइए। तो ये एक बड़ा मैसेज था महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट वन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इज इनकरेक्ट। यहां पर गलत कथन को आपको छाटना है। लिखा है बलिया अंडर चित्तू पांडे ब्रीफली फ्रीड पॉलिटिकल प्रिजनर्स। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया ने कुछ समय के लिए राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। सेकंड लिखा है तामलुक जातीय सरकार अंडरटुक साइक्लोन रिलीफ वर्क एंड ऑर्गेनाइज विद्युत वाहिनीज। तामलुक जातीय सरकार ने चक्रवात राहत कार्य किया और विद्युत वाहिनी का आयोजन किया। सी लिखा है सतारा प्रति सरकार रैन इंटायरली इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम विलेजर्स और लोकल ऑफिशियल्स। फोर्थ लिखा है समानांतर सरकारें ब्रिटिश अनुपस्थिति में भारतीयों की स्वशासन करने की क्षमता का एक बेहतर प्रतीक थी। क्या लगता है कौन सा इसमें गलत लिखा? आपको गलत कथन को छाटना है। क्या लगता है? ओके, तो देखिए ये वाला तो बिल्कुल सही लिखा है कि बलिया अंडर चित्तू पांडे ब्रीफली फ्रीड पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये सही है। तामलुक जाति सरकार जो है उसने विद्युत वाहिनीज का गठन किया है, ये भी बात बिल्कुल सही है, विद्युत वाहिनीज का वहां पे गठन किया गया था। इवन इनकी सरकार जो थी उसे जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, और मातंगिनी हाजरा जी जो कि एक पक्की एक गांधीवादी महिला हुआ करती थी, वो यहीं पर शहीद भी हो गई थी। ये गलत लिखा हुआ है कि यहां पर किसी प्रकार का लोकल्स का सपोर्ट नहीं है। लोकल्स का सपोर्ट होता है। सबसे लंबे समय तक अगर किसी सरकार ने वर्क किया था तो वो सतारा की सरकार थी, प्रति सरकार, जिसने एक लंबे समय तक वर्क किया था।
इसको जो लीड किया था उस समय वाईबी चौहान और नाना पाटिल जी के द्वारा लीड किया गया था। सबसे लंबे समय तक कार्यरत रहने वाली यही आपकी सरकार थी। तो ये वाला जो रखा हुआ है ये आपका गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, यहां पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अगर हम बलिया को देखें तो बलिया में कब से कब तक थी, तो विद इन वीक, केवल और केवल एक आध हफ्ते के लिए ये आई थी। अर्थात इस समय तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर नामो निशान तक नहीं था और इन्होंने बहुत सारे लीडर्स को रिलीज कर दिया था। यहाँ तामलुक को आप देख रहे हैं, मिदनापुर वाला रीजन है। दिसंबर 1942 से लेकर के लगभग सितंबर 1944 तक इनका टेन्योर हमको देखने के लिए मिला था। मतलब अच्छा खासा टेन्योर हो गया, 1 साल 7 महीने के आसपास हो गया। जातीय सरकार यहां पर फॉर्म की गई थी। इससे साइक्लोन रिलीफ वर्क किया था, सेंच ग्रांट्स किए थे, मतलब अनुदान दिए थे स्कूलों को, पैडी रिच टू पुअर, ठीक है। और इसके अलावा विद्युत वाहिनीज का यहां पर गठन किया गया था। यहां पर सतारा को देखें तो 1943 से लेकर के 1945 तक लगभग 2 साल तक बेसिकली ये सरकार रही थी। इसी सरकार को आप प्रति सरकार के नाम से जानते हैं। और कौन कौन लीडर था, वाईबी चौहान और नाना पाटिल। नाना पाटिल दो के नाम को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। विलेज लाइब्रेरीज, न्यायदान मंडल्स वर ऑर्गेनाइज, ये सब चीजें इनके द्वारा की गई थी। थोड़ा कंफ्यूजन जो हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रति सरकार और जातीय सरकार को लेकर के हो सकता है, तो अवेयर रहिएगा। नेक्स्ट लिखा है द बंगाल फैमिन ऑफ 1943 वाज मेनली मैन मेड। कह रहा है वाज मेनली मैन मेड। रीजन दे रहा है epidemics, malnutrition and starvation were caused by mismanagement and wartime priorities। 1943 का जो बंगाल का अकाल था वो मुख्यतः मानव निर्मित था। आर लिखा है महामारी, कुपोषण और भूखमरी कुप्रबंधन और युद्धकालीन प्राथमिकताओं के प्रमुख कारण थे। ए आर दोनों सत्य हैं, सही व्याख्या है, या वो सही व्याख्या नहीं है, या ए सत्य है आर असत्य है, दोनों ही असत्य हैं। क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए? सो आंसर जो होना चाहिए वो दोनों ही सही है। ये कायदे से मैन मेड ही था। वैसे एक बात और भी आप समझिए कि खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, स्पेशली जब से क्राउन ने डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे अकाल पड़े थे। और अधिकतर जो ब्रिटिश पीरियड के जो हमारे फैमीन हैं वो सबके सब मैन मेड ही हुए, वो अधिकतर मैन मेड ही हुए। इस चीज को भी याद रखिए। सो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर सही व्याख्या भी है। अगर आप यहां पर इसको देखें तो आपके सामने लिखा भी हुआ है कि 1943 का जो अकाल था उसमें लगभग 1.5 मिलियन से लेकर 3 मिलियन, मतलब 30 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो इसमें सेक्रीफाइस हो गए थे। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक मैन मेड फेमिन था और इसके कारण क्या हुआ कि एपिडेमिक्स फैली, मलेरिया, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, दैट इज द फंडामेंटल कॉजेस बिहाइंड दिस मैन मेड फेमिन। द फंडामेंटल कॉजेस ऑफ द क्या है भाई, बहुत सा आपको मालूम है 1942 वॉर चीजें चल ही रही थी, तो बहुत सारा फूड स्टफ जो है वो आर्मी के लिए रखा गया। राइस इंपोर्ट जो था बर्मा से हम लोग करते थे, साउथ ईस्ट एशिया से करते थे। जापान का अटैक हो चुका था और जापान इन क्षेत्रों पर स्पेशली कब्जा कर चुका था। स्पेशली आपका साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो उस तक पूरा कब्जा कर चुका था, तो उसके कारण सप्लाईज जो है वो रुक चुकी थी। The famine got aggravated by gross mismanagement, deliberating, profiteering, rationing methods, and belated and were confined to big cities. तो अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार बेसिकली राशन पानी को बांटा गया है, तो मासेस के लिए फिर वो चीजें अवेलेबल रहेंगी नहीं, तो दैट्स वाई वो फिर मैन मेड फैमिन की तरीके कंडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन लिखा है द सीआर प्लान्स कंडीशंस वर ऑपरेटिव ओनली इफ। लिखा है सीआर योजना की शर्तें तभी लागू होती जब ब्रिटेन एग्रीड टू इमीडिएटली विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया, ब्रिटेन भारत से तुरंत हटने के लिए सहमत हो जाता। बी लिखा है इंग्लैंड ट्रांसफर्ड फुल पावर्स टू इंडिया, इंग्लैंड भारत को पूर्ण शक्तियां हस्तांतरित कर देता।
सी लिखा है मुस्लिम लीग एग्रीड टू ज्वाइन कांग्रेस इन इलेक्शन, मुस्लिम लीग चुनावों में कांग्रेस के साथ शामिल होने के लिए सहमत हो जाती। द वॉर एंडेड बिफोर 1945, युद्ध 1945 से पहले ही समाप्त हो जाता। क्या लगता है? तो क्या लगता है भाई, आंसर क्या होना चाहिए इसका? यस, इसका मेन फोकस जो था वो ये था कि पीआर प्लान, देखिए वो प्लान था जिसने पहली बार, फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो इसी ने ही आपके जो पाकिस्तान की डिमांड है उसको एक प्रकार से एक्सेप्टेंस दे दी थी। 1944 सी राजगोपालाचारी प्लान जो रिप्रेजेंट किया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन इसमें ये शर्त थी कि भाई सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड जो है वो हमें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर दे, फुल ट्रांसफर ऑफ पावर कर दे, उसके बाद फिर जो है हम लोग प्लेबिसाइट करवाएंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है वो और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं। तो इसमें जिन्ना ने बेसिकली ये कहा था कि हाँ आप करवा सकते हैं प्लेबिसाइट, ठीक है, हम भी उसके लिए समर्थन करते हैं, लेकिन इन प्लेबिसाइट ओनली मुस्लिम्स कैन टेक पार्ट। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि केवल मुस्लिम को ही हम कैसे अलाउ कर सकते हैं प्लेबिसाइट, मतलब जो जनमत संग्रह है उसमें भाग लेने के लिए। अगर कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर लेती तो वास्तव में उसके ऊपर हिंदूवादी होने का टैग लग जाता, जबकि आप जानते हैं कांग्रेस जो है एक सेकुलर फ्रंट पर बेसिकली क्रिएट की गई है। तो बी इज योर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट वन लिखा है हु गेव द टाइटल शाहे बेखबर टू बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर की उपाधि किसने दी थी? शाहे बेखबर की उपाधि किसने दी थी? आमिर खुसरो, अबुल फजल, खाफी खान या बदायूनी? बदायूनी। तो आशा करता हूं आंसर आपने दे दिया होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका आंसर। खाफी खान इज योर राइट आंसर। इसी की एक बुक हुआ करती थी जिसे आप मुंतखब उल लुबाब के नाम से भी जानते हैं। मुंतखब उल लुबाब के नाम से भी जानते हैं। हाँ, खाफी खान औरंगजेब के टाइम पीरियड में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप भी जानते हैं कि औरंगजेब जो है उसने हर तरीके की प्रतिबंध लगाए गए थे, इतिहास तक के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। तो खाफी खान ने बेसिकली एक किताब लिखी थी। अबुल फजल जो है वो अकबर के टाइम पीरियड में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी कुछ किताबें हैं, जैसे एक है मिफ्ताह उल फतूह। मिफ्ताह उल फतूह में इसने जलालुद्दीन और मोहम्मद खलजी के बारे में बेसिकली मेंशन किया है, उसके विजय अभियानों के बारे में मेंशन किया है। ऐसे ही इसकी एक और किताब है जिसका नाम है किरान उस सदीन। किरान उस सदीन, इसमें बुगरा खान और कैकूबाद के मिलन का वर्णन किया गया है। बुगरा खान एवं कैकूबाद, कैकूबाद एवं बुगरा खान के ऊपर वर्णन इसमें किया गया है। ऐसे ही एक और भी किताब है जिसका नाम है खजाइन उल फतूह। नाम है खजाइन उल फतूह। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में मेंशन किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में मेंशन किया गया है। ऐसे ही तुगलक नामा भी इसी के द्वारा लिखी गई। ऐसे ही आशिका भी इसी के द्वारा लिखी गई। आशिका में खिज्र खान और देवल देवी के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन लोगों के द्वारा की गई थी। अबुल फजल की फिर अगर आप देखें तो आईने अकबरी, अकबरनामा आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो बदायूनी, बदायूनी का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द ट्रीटी ऑफ एक्सला शेपल, सेज्योर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द इंग्लिश नेवी अंडर बॉर्नेट,
डेथ ऑफ द नवाब ऑफ कर्नाटक या अटैक ऑन द कलकत्ता बाय द फ्रेंच। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? एक्स ला शैपल की संधि, बॉर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा, कर्नाटक के नवाब की मृत्यु या फ्रांसीसियों द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण। फोकस कीजिए 6 दिसंबर के ऊपर। अब यहां से आपके लिए मैराथन सीरीज स्टार्ट कर दी है हमने, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएं, वो डिस्कस किए जाएं और फाइनली इसी डिस्कशन से सारी चीजें फ्रूटफुल रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी जाएंगी। क्या लगता है आंसर? बिल्कुल सही है। तात्कालिक कारण यहां पर पूछ रहा था, इमीडिएट कारण पूछ रहा था। तो इमीडिएट कारण क्या था कि जो इंग्लिश ऑफिसर था जिसका नाम था बॉर्नेट, बॉर्नेट ने स्पेशली अटैक किया था किसके ऊपर? कुछ फ्रांसीसी शिप्स के ऊपर, और उसको कब्जा कर लिया था। इसी के बाद फिर क्या कहते हैं, आपका जो लॉर्ड डुप्लेक्स था, लॉर्ड डुप्लेक्स ने अपने दोस्त को बुलाया था, क्या नाम था उसका? बॉर्डनीस को। और फाइनली फिर मद्रास को कैप्चर किया गया। फिर मद्रास को कैप्चर करने के बाद फिर अनवरुद्दीन से बाद में लड़ाई भी हुई थी, आपको याद होना चाहिए, जैसे सेंट थॉम का युद्ध आप कह रहे थे, जिसे अडियार की वॉर कह रहे थे, जिसे आप मद्रास का युद्ध कह रहे थे। तो वो सारी वॉर हुई थी, है ना? तो वो इसी का ही स्पेशली पार्ट थी, सेंट थॉम का वॉर हो और एक्स-ला शैपल की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया था। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर पुनः विचार करें। डचों ने डेन्स के साथ गठबंधन के कारण 1693 में पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। ठीक है। 1697 में रिजविक की संधि द्वारा पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। कौन सा कथन यहां पर आपको सही देखने के लिए मिल रहा है? क्या लगता है? सो आई होप सो आपने इसको पढ़ लिया हो, पढ़ लीजिए। लिखा है द डच कैप्चर्ड पौंडीचेरी इन 1693 ड्यू टू देयर अलायंस विद द डेन्स। द ट्रीटी ऑफ रिजविक रीस्टोर्ड पौंडीचेरी टू द फ्रेंच इन 1697। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि यहां पर करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है। तो जब करेक्ट पूछ रहा है तो पौंडीचेरी को तो डचों ने कैप्चर किया था, लेकिन डेन्स के सहयोग से नहीं, अंग्रेजों के सहयोग से, इंग्लिश के सहयोग से। ठीक है। और ट्रीटी ऑफ रिजविक हुई थी इनके पौंडीचेरी के साथ, और फ्रांसीसियों को दोबारा दिया गया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। 1672 से ही अगर हम देखें तो यूरोप में जो फ्रांसीसी पावर थी और जो हॉलैंड की पावर थी, दोनों में लड़ाई चली है। वो लगभग 1714-15 तक बेसिकली चलेगी ये वॉर। ठीक है ना, इनके बीच में। तो उसी का ही एक्सटेंशन भारत में भी थोड़ा बहुत देखा गया। लेकिन डच, आपको मालूम है कि डचों ने पुर्तगाली एम्पायर पूरा बांटा गया था। तो आधा ये जो इंडोनेशिया का एम्पायर है ये डचों के हाथ में गया था, और भारत का एम्पायर जो स्पेशली था अंग्रेजों के हाथ में था। लेकिन फ्रांसीसी पावर तो भारत में आई थी ना, तो वो कहीं ना कहीं कंटेंडर थी किसकी? अंग्रेजों के प्रति। इसीलिए यहां पर डचों की जब लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों ने भी उनको समर्थन किया था यहां पर। ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तो दूसरा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यहां पर अगर आप देखें तो फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया वाज बैडली अफेक्टेड विद द आउटब्रेक ऑफ अ वॉर बिटवीन डच एंड द फ्रेंच, bolstered by their alliance with the English। यहां पर आपको दिख रहा होगा इंग्लिश। Since the revolution of 1688 the Dutch captured Pondicherry in 1693। तो डचों ने फिर पौंडीचेरी को कैप्चर किया था 1693 में। तो भाई पौंडीचेरी वो स्थान है जहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसियों का ही कब्जा नहीं रहा था, जहां पर डचों का भी कब्जा रहा है, जहां अंग्रेजों का भी कब्जा रहा है। नेक्स्ट लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। द इंग्लिश नेवी अंडर बॉर्नेट सीज सम फ्रेंच शिप्स टू प्रोवोक फ्रांस। सेकंड लिखा है फ्रांस सीज्ड मद्रास इन 1746 विद द हेल्प ऑफ अ फ्लीट फ्रॉम मॉरिशस। थर्ड लिखा है बॉर्डनीज वह अंग्रेजी कमांडर था जिसने फ्रांसीसियों की मदद की थी। तो क्या लगता है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो बॉर्नेट, ये बात बिल्कुल सही है, इसको अभी मैं बता के भी आया था।
उकसाने के लिए कुछ फ्रांसीसी शिप्स पर कब्जा किया था, बात सही है। सेकंड लिखा है फ्रांस ने मॉरिशस के एक बेड़े की मदद से 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। और बॉर्डनीज जो था वो अंग्रेजी कमांडर नहीं था, वो फ्रांसीसी कमांडर था, इसलिए थर्ड वाला गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है यहां पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग रिवीजन के मोड पे चल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैराथन के माध्यम से आपके साथ डिस्कस कर दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि अगर आपने पहले भी पढ़े हो तो आप रिवाइज कर लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि अब नए क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट हो। सेंट थॉम का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? द फ्रेंच एंड द ब्रिटिशर्स के बीच में, अंग्रेज और डच के बीच में, फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन की सेनाओं के बीच में, अंग्रेज और मराठों के बीच में। क्या लगता है आंसर? सेंट थॉम का युद्ध 1746 में स्टार्ट हुआ था ये। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दैट फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। इसी सेंट थॉम के युद्ध को आप मद्रास का वॉर और अडियार की वॉर के नाम से भी जानते हो। मद्रास और अडियार। नेक्स्ट, सेंट डेविड किला किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सेंट डेविड किला जो है वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सेंट डेविड किला जो है वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? वेरी गुड। सो मालूम है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, गैडिलम रिवर के किनारे। गैडिलम रिवर के किनारे ये हमको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आप सभी से एक बहुत मेजर रिक्वेस्ट है, आपके द्वारा भी बेसिकली बार बार ये चीज पूछा जा रहा था कि सर कुछ ऐसा हमें बताइए जो मिशन 6 दिसंबर को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। सर आरओ एआरओ के लिए भी इसी हिसाब से बताइए, और सर बीईओ के लिए भी हमारे पास इसी प्रकार बताइए। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई, खासकर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर के, बीईओ को लेकर के, और आरओ और एआरओ को लेकर के। देखिए, एक ही परीक्षा की तैयारी करके आप बहुत आसानी से तीनों को टारगेट कर सकते हैं। यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे बीईओ की जो है वो एलिजिबिलिटी होती है कि स्नातक भी हो और साथ में बीएड भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, एक साथ आप तीनों फॉर्म को जरूर भरिएगा। पीसीएस प्रीलिम्स 6 दिसंबर को होने जा रहा है, इसके जस्ट बाद जो है वो आरओ एआरओ का होगा, और उसके बाद बीईओ की भर्ती का पेपर होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। जो नोटिफिकेशन है वो हार्डली आपको सितंबर तक आता हुआ दिखना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो सितंबर तक आपको दिख जाएगा। लेकिन क्या आप उसके लिए अभी तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से, कि जैसा पेपर आएगा तो आसानी से आप पेपर को क्रैक कर सकेंगे? तो मेरे भाई, अगर नहीं हुए हैं तो एक 6 महीने का पूरा समय अभी आपके लिए बीईओ के लिए पड़ा है, लगभग 5 महीने के लिए आपके पास पूरा समय पड़ा है आरओ आरओ के लिए, और लगभग 4 महीनों का समय जो पड़ा है वो आपके लिए पड़ा है खासकर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो आप यहां पर स्पेशली टारगेट कर सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को। ये सबसे इंपॉर्टेंट बैच रहेगा, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का बैच, जहां मैं आपके साथ स्पेशली बात करूंगा पूरे इतिहास और यूपी स्पेशल के सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसी प्रकार अगर आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर ये आरओ और एआरओ का भी स्पेशल बैच है। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं, जो आपके सामने यहां लगा हुआ है, साइन लाइव। तो पहले साइन को याद कर लीजिएगा, उसके बाद लाइव कोड यूज कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर ये सारी चीजें तैयार हैं तो फिर मैं इतना ही कहूंगा, टेस्ट सीरीज को स्किप मत कीजिएगा। लगभग 42 टेस्ट सीरीज की एक बढ़िया हमने आपके लिए सिस्टम निकाला है, जिसमें आप अपने आपको इवेल्युएट कर सकते हैं कि वास्तव में आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंची है। अगर मेंस के लिए सोचें तो मेंस के लिए आलेखन हमारा बैच चल रहा है, और अगर आप फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा इंग्लिश का बैच है, जहां पर इंग्लिश को हम प्रायोरिटी देते हैं। और ये हमारा अभ्युदय बैच है, ये प्रॉपर हिंदी माध्यम का बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में एक बड़ी भूमिका आपको मेरी देखने के लिए मिलेगी, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। लेकिन जब भी बैच को लीजिएगा हमेशा प्लैटिनम बैच को ही लीजिएगा।
सर प्लैटिनम बैच क्यों नहीं? जब प्लैटिनम बैच आप लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में ही मिल जाती है। जब और उसी के साथ आपको आलेखन मेंस का जो हमारा क्रैश कोर्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इसके अलावा हमारे एनसीईआरटी के बैचेस हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। टीचर की स्पेशल मेंटरशिप मिलती है। 20 किताबों का एक प्रॉपर सेट आपके घर में भेजा जाता है हिंदी या अंग्रेजी माध्यम। किसी भी प्रकार के बैच की नीड हो तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं सुमित अरोड़ा सर से हमारी बात हुई है, आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा, ऐसा मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, मेरे पास मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके साथ चलते हैं। यहां पर गैडेलम हो गया। नेक्स्ट को देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला लिखा है हैदर अली स्टार्टेड हिज करियर इन द मैसूर आर्मी एज अ हॉर्समैन। हैदर अली ने मैसूर सेना में घुड़सवार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। दूसरा लिखा है हैदर अली मैसूर के एक शाही परिवार से भी थे। तीसरा लिखा है चिक्का कृष्णराज वोडेयार अपने पूरे शासनकाल में एक शक्तिशाली सम्राट थे। निम्नलिखित में से कौन से क्वेश्चन कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या लगता है? चलिए देखिए, घुड़सवार के रूप में करियर आरंभ किया था, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। शाही परिवार से नहीं था, ना ही चिक्का कृष्णराज एक शक्तिशाली राजा था, बल्कि इसके समय में जो सत्ता का सेंट्रलाइजेशन था वो दो मंत्रियों के हाथ में था। एक का नाम था नंजराज और एक का नाम था देवराज। तो नंजराजा और देवराजा के हाथों में था। तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के तहत मीर कासिम ने कौन से जिले कंपनी को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता, बर्धमान, मिदनापुर और चिट्टागांव, साथ में लखनऊ, सिलहट और इलाहाबाद। क्या लगता है? बिल्कुल सही है आप, दैट इज योर बर्धमान, मिदनापुर एंड चिट्टागांव का इलाका। बर्धमान, मिदनापुर और चिट्टागांव का इलाका सही है, बर्धमान, मिदनापुर एंड चिट्टागांव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संगठन या समाचार पत्रों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के संघर्ष से जुड़े हैं? इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर, इंडियन नटाल ऑर्गेनाइजेशन, पैसिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन पीआरओ। सही उत्तर कोड को चुने, 1 3 4 2 3 4, 1 2 3 4 या 2 और 4। क्या लगता है आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, दैट इज इंडियन ओपिनियन आपका बिल्कुल सही है। इंडियन ओपिनियन मनसुख लाल नजर, मनसुख लाल नजर संपादक थे। इंडियन नटाल ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष कौन थे? बाबा, वो क्या नाम था उनका, दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, ठीक है। और पैसिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन ये भी क्रिएट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अलावा अगर आप देखें तो 1904 में फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की गई, 1910 में टॉल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना की गई। तो 1 और 3 और 4 होगा, 1 3 और 4 होगा, क्योंकि इंडियन मिरर के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर इससे स्पेशली जुड़े हुए थे, इंडियन मिरर वाली पत्रिका से। तो आप देख सकते हैं फाउंडेड इन 1861, 1861 में इसको किया गया था बाई मनमोहन घोष। तो लिखा है मनमोहन घोष और दूसरा लिखा है देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना। तो दो लोग स्पेशली जुड़े हुए थे, स्पेशली नाम याद होना चाहिए, देवेंद्र नाथ टैगोर का पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा ये याद रखिएगा, इसको फोर्ट नाइटली प्रोडक्शन के रूप में जारी किया गया था, ऐसा 15 दिनों में ये आती थी, ठीक है। और इसका कंपटीशन हिंदू पैट्रियट से था। इससे कौन संबंधित था? हरीश चंद्र मुखर्जी। डेली पब्लिकेशन हुआ करता था हिंदू पैट्रियट। ये हिंदू पैट्रियट वही है जिसने 1859-60 में होने वाले
इंडिगो मूवमेंट को सबसे अच्छे लेवल पर उठाया था। हरीश चंद्र मुखर्जी उसके उस समय संपादक के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्पेशली कि हिंदू पैट्रियट किससे खरीदा गया था। ओरिजिनली ये किसका पत्र हुआ करता था? हिंदू पैट्रियट ओरिजिनली ये किसका हुआ करता था? क्योंकि हरीश चंद्र मुखर्जी तो बहुत फेमस है इस चीज को लेकर के, लेकिन ओरिजिनली ये पत्र था किसका, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वन, राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज के बारे में कुछ कथन लिखे हैं। लिखा है इनमें से कौन से कथन जो है वो आपको सत्य देखने के लिए मिल रहे हैं? पहला, उन्हें कंसीडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं वो। दूसरा, उन्होंने ब्रह्मो समाज को प्रारंभ किया था। तीसरा, उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। चौथा, उन्होंने वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया था। क्या लगता है? ये तो बात बिल्कुल सही है कि पुनर्जागरण के पिताजी माने जाते हैं, ये बात सही है। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में की गई थी, यही आगे जाके ब्रह्मो सभा के रूप में प्रचलित हुआ। कलकत्ते में आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814-15 में। वेदों और 5 उपनिषदों का इन्होंने बंगाली में अनुवाद भी किया था। डी का डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिताजी कौन थे? नवाब समीउल्लाह खान, सेकंड अमीर अली, थर्ड सैयद अहमद खान, फोर्थ नवाब अब्दुल लतीफ खान। क्या लगता है आंसर कौन होने चाहिए? क्या लगता है आंसर? बिल्कुल आपका जो आंसर होना चाहिए नवाब अब्दुल लतीफ खान होना चाहिए। आंसर नवाब अब्दुल लतीफ खान होना चाहिए, इज योर राइट आंसर। ठीक है, कैसे? यहां पर अगर हम देखें तो आपको बताना चाहेंगे ये स्पेशली नवाब अब्दुल लतीफ खान के बारे में ही लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और अंग्रेजी भाषा में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको खान बहादुर का टाइटल भी दिया गया था जब 1877 में रॉयल टाइटल एक्ट हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे। लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे इनकी नवाब की उच्च उपाधि भी दी गई थी, स्पेशली लॉर्ड लिटन के द्वारा। वायसरॉय जो रिपन हुआ करता था उन्होंने भी सम्मानित किया था। बाद में 1887 में डफरिन ने इन्हें नवाब बहादुर का टाइटल दिया था। तो मतलब इस प्रकार की ये सारी चीजें दी गई थी, इस प्रकार की सारी चीजें दी गई थी। नेक्स्ट, 1938 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के कथित अत्याचारों पर रिपोर्ट देने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा कौन सी समिति की स्थापना की गई थी? Which committee was set up by the Muslim League in 1938 to report on alleged atrocities of Congress ministries? नेहरू पीरपुर कमेटी, सप्रू कमेटी और साइमन कमेटी। क्या लगता है? So what would be the answer? That is पीरपुर कमेटी रिपोर्ट। पीरपुर कमेटी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। सप्रू समिति तो आपकी 1908 का जो प्रेस एक्ट था, जो प्रेस एक्ट हुआ करता था 1908 का, और एक और एक्ट हुआ करता था 1910 का जो प्रेस एक्ट हुआ करता था, इसको हटाने से स्पेशली संबंधित थी। ठीक है, तो पीरपुर समिति की रिपोर्ट थी। आप जानते हैं कि 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस ने लगभग 8 प्रांतों में प्रॉपर अपनी सरकारें स्टैब्लिश की थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो है अपने जो मुस्लिम जहां पर उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट का राइट भी दिया गया था, वो अपनी सीट्स को वहां पर भी सिक्योर करने में पूरी तरीके से असफल हो चुके थे। अब यहां पर क्या कहते हैं उन्होंने, बल्कि मुस्लिम लीग ये भी चाहती थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल करके मंत्रिमंडल को निर्मित करें, लेकिन कांग्रेस जो था उस समय मेजॉरिटी में आया। तो कांग्रेस ने स्पेशली अपील की मुस्लिम लीग से भी कि आपको अगर हमारे में शामिल होना है तो फिर आपको अपनी जो कम्युनल आइडियोलॉजी है उसको छोड़ना होगा। यहीं से फिर से क्लैश स्टार्ट हो गया था। तो बी रिपोर्ट थी, दैट इज पीरपुर समिति रिपोर्ट। यहां पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस से गुस्सा थी
किस लिए? क्योंकि कांग्रेस ने उसके साथ पावर को शेयर करने से मना कर दिया था। फाइनली उसने पीरपुर कमेटी रिपोर्ट लेकर के आई 1938 में। इसमें यही चीज दिखाया गया था कि कैसे कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों और माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार किए गए हैं। नेक्स्ट, लोक सेवाओं पर एचिसन समिति की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? द एचिसन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विसेज वाज सेट अप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच वायसराय? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड लिटन। अरे भाई, किसके ऊपर हुई थी? किसका था टाइम पीरियड बताइए? सो क्या लगता है आंसर आपको? हाँ, बिल्कुल सही है। 1886 की रिपोर्ट थी, तो लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड हुआ करता था। यहां पर आप देख सकते हैं ये एचिसन कमेटी की रिपोर्ट है और ये 1886 में आई थी। और ये किसने क्रिएट की थी? डफरिन ने क्रिएट की थी। आप बेहतर रूप में जानते हैं कि डफरिन के समय में ही बर्मा का एनेक्सेशन किया गया था भारत में। बर्मा का एनेक्सेशन किया गया था भारत में। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, England passed a resolution supporting holding of simultaneous examination in India and England, but the resolution was never implemented. यहां पर इसको भी पढ़िएगा, ये भी एक अच्छा और बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स की डिमांड थी। मॉडरेट्स की डिमांड भी थी कि भाई जो सिविल सर्विसेज की, इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं उसे साइमल्टेनियसली लंदन के साथ साथ इंडिया में भी कन्वर्ट किया, ऑर्गेनाइज किया जाए। इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी पास किया गया था और 1893 में इंग्लैंड की जो संसद थी, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पर एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया था और यह भी बोला गया था कि भाई दोनों जगह एक साथ पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन ये फोर्स में नहीं आ सका, फोर्स में नहीं आ सका, वही लिखा है। बट द रेजोल्यूशन वाज नेवर इंप्लीमेंटेड, तो इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन याद रखिएगा, इसको सपोर्ट जरूर किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पास किया गया था, स्पेशली कि दोनों की परीक्षाएं साथ साथ कंडक्ट कराई जाए। नेक्स्ट वन लिखा है, द न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 was aimed at curbing nationalist writing inspiring violence, circulation of foreign newspaper, publication of religious debates, smuggling of foreign books। क्या लगता है इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इसका ऑब्जेक्ट क्या था? हाँ, बिल्कुल सही है कि इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस है, तो नेशनलिस्ट राइटिंग इंस्पायरिंग वायलेंस, हिंसा को प्रेरित करने वाले राष्ट्रवादी लेखों पर अंकुश लगाना, इसका मेन ऑब्जेक्ट हुआ करता था। नेक्स्ट, which newspaper was forced to stop publication due to the licensing regulation act of 1823? 1823 का जो लाइसेंसिंग विनियमन अधिनियम लागू किया गया था, उसके कारण किस समाचार पत्र के प्रकाशन को बंद करना पड़ा था? यह 1823 में जॉन एडम्स के टाइम पीरियड पे आता हुआ हमको दिखाई पड़ा था। बंगाल गजट, मिरातुल अखबार, ये मिरातुल अखबार है, ठीक है ना, नॉट अकबर, अखबार। अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, तो अमृता बाजार पत्रिका या द हिंदू। मिरातुल अखबार हुआ करता था, 1822 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? RRMR के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्पेशली इसको लॉन्च किया गया था। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है वो हमको देखने के लिए मिली थी। ठीक, नेक्स्ट लिखा है, वुड डिस्पैच में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल थे? वुड डिस्पैच, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ वुड डिस्पैच 1854? तो वैसे भी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखिए कि भाई जो एजुकेशन का डेवलपमेंट है वो अगर आप देखें
तो 1813 का एक्ट आ गया था, वहां पर ऑफिशियली 1 लाख रुपीस ग्रांट किए गए थे। उसके बाद मैकॉले का माइन्यूट आया था और इसी के थ्रू उसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लागू करने का प्रयास किया था, जिसके तहत वो अपने एक सपोर्टर क्लास को क्रिएट करना चाहता था। इसके बाद 1843 में हमें थॉमसन के इफेक्ट देखने के लिए मिले थे, थॉमसन इफेक्ट्स देखने के लिए मिला था। फोर्थ फिर हमको जो देखने के लिए मिला था वो था 1854 का वुड डिस्पैच एक्ट, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, वुड डिस्पैच को, जहां पर सारी प्रोसीजर को फॉलो किया गया था, सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया था। 1 मिनट प्लीज। जहां पर सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया था। इसके बाद फिर आपको 1882 में हंटर कमीशन आता हुआ दिखाई देगा। इसका मेन फोकस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के ऊपर था, इसका मेन फोकस प्राइमरी एजुकेशन की तरफ था। फिर जब आया था तो 1902 में रेले कमीशन आया था। इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया था, यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया था। इसके बाद फिर 1913 का एजुकेशन के बहुत सारे प्रपोजल आए थे इस पेशगी। इसके बाद फिर आया था आपका 1917 का सैडलर कमीशन। फिर इसके बाद जो है वो हार्टॉग कमेटी बनी थी। अच्छा, ये कमेटी भी साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर बनाई गई थी। इसके बाद जो है फिर हमारा 1936 का वर्धा एजुकेशन प्लान आया था। फिर आपका 1944 का सार्जेंट कमीशन प्लान आया। ये सारे प्लान्स जो हैं वो इसी प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले उसको पढ़ तो लेते हैं कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी थी। दूसरा लिखा है प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना था। थर्ड लिखा था कि व्यवसायिक और महिला शिक्षा की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। केवल 1 2 2 3 1 3 या 1 2 और 3 तीनों ही इसमें शामिल थे। इंग्लिश में अगर पढ़ें तो यह बात बिल्कुल सही है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज था, कहां पे? कलकत्ता, बंबई, मद्रास में। यह भी बात बिल्कुल लिखा है प्रमोशन ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेज एट द प्राइमरी लेवल, यह बिल्कुल सही है। और हायर एजुकेशन जो है उसमें स्पेशली प्रमोट किया गया था, किसमें? अंग्रेजी लैंग्वेज। थर्ड, ये भी बात बिल्कुल सही है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात की गई थी। इवन महिला शिक्षा की भी इसमें बात की गई थी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो उसको भी इसमें बढ़ावा दिया गया था। तो इस हिसाब से 1 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। नेक्स्ट वन। द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कांग्रेस ने युद्ध प्रयासों में ब्रिटेन का पूरा समर्थन किया। दूसरा, प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। थर्ड, कांग्रेस ने तुरंत भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। डी, कांग्रेस नेताओं ने राजनीति का बहिष्कार किया तथा भूमिगत हो गए। क्या लगता है आंसर? तो इसका जो आंसर होगा, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है उन्होंने विरोध में इस्तीफा दिया था। 28 महीने तक इनकी शासन चला था और 28 महीने बाद इसको क्या किया गया था? इस्तीफा दे दिया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। तो कांग्रेस फुल्ली सपोर्ट ब्रिटेन इन द वॉर एफर्ट्स, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस रिजाइन इन प्रोटेस्ट, ये ठीक है।
इमीडिएटली नहीं हुआ था। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, भारतीय लिबरल पार्टी के वे कौन से सदस्य थे जिन्होंने गांधी जी से वायसराय से बातचीत करने की अपील की थी? बी आर अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, सीवाई चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू, सीवाई चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री, घनश्याम दास बिरला जी, मानिक जी, दादा भाई वीवी गिरी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय जी। क्या लगता है कौन इसमें शामिल था जिसने महात्मा गांधी और इरविन के बीच में बातचीत को प्रमोट किया था? बिल्कुल सही है, दैट इज तेज बहादुर सप्रू, सी वाई चिंतामणि एंड श्रीनिवास शास्त्री। श्रीनिवास शास्त्री, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसको यहां पर पढ़ें तो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्लीज याद कीजिएगा। तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, सी वाई चिंतामणि, सी वाई चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री। श्रीनिवास शास्त्री किस पार्टी के थे? इंडियन लिबरल पार्टी के मेंबर हुआ करते थे। ये इंडियन लिबरल पार्टी जो है ये स्पेशली क्रिएट की गई थी आपकी 1918 के दौर में। इस लिबरल पार्टी को क्रिएट किया गया था। तो नहीं, 1918 नहीं यार, मैं इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। इंडियन लिबरल पार्टी इंपॉर्टेंट थी। नेशनल लिबरल फेडरेशन था, आई थिंक सो। हाँ, वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के नाम से उसको किया गया था 1918 वाला, वो दूसरा है, ये अलग है। ठीक है, तो गांधी जी को स्पेशली मीडिएशन किया था गांधी जी और इरविन के बीच में। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी आप जानते हैं। इसी के बाद आपको मालूम है कि कांग्रेस जो है उसने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जो कि सितंबर 1931 से स्टार्ट हुआ था, जो दिसंबर 1931 तक लगभग चला, 3 महीने तक चला था। 1931 का दौर था। लेकिन इससे पहले ही कराची कांग्रेस का सेशन कंडक्ट हो चुका था। नेक्स्ट, when was the All India Trade Union Congress founded and who was its first president? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1919 में लाला लाजपत राय जी, 1920 लाला लाजपत राय जी, सी 1920 दीवान चमन लाल जी और डी आपके तिलक साहब। क्या लगता है? बिल्कुल सही है आप, दैट इज 1920 लाजपत राय जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष के रूप में हमको देखने के लिए मिलेंगे। दीवान चमन लाल जी भी इसी के ही मेंबर हुआ करते थे, प्रॉपर सचिव हुआ करते थे, महामंत्री हुआ करते थे। जोसेफ बैप्टिस्टा भी इसी के मेंबर हुआ करते थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु वर द फाउंडर ऑफ एचआरए इन अक्टूबर 1924? अक्टूबर 1924 में एचआरए के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल जी, के अयप्पन और सी केसवन, या अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी एंड रोशन सिंह जी? कौन हुआ करते थे? आशा करता हूं सही आंसर की तरफ आप पहुंच चुके होंगे। तो आंसर वुड बी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन नाथ सान्याल। तो सचिन सान्याल इसके फाउंडर हुआ करते थे। यही एचआरए जब एचएसआरए के रूप में बदलती है तब फिर आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव इसमें एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट, बंबई में दलित वर्ग मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? हु लॉन्च द डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी इन बॉम्बे? हु लॉन्च द डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी इन बॉम्बे? तो किसने स्थापना की थी भाई इसकी डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी इन बॉम्बे? मुकुंद राव पाटिल, सी एन मुदालिया, वी आर शिंदे या श्री नारायण गुरु? क्या लगता है आंसर? बंबई में की गई थी दलित वर्ग मिशन सोसाइटी।
हाँ, वी आर शिंदे इज योर राइट आंसर। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने की थी। तो वी आर शिंदे, विट्ठल रामजी शिंदे ने की थी। इस संस्था की स्थापना मुख्यतः बंबई में दलित वर्गों के लिए बेहतर परिस्थितियां सुनिश्चित करने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो बात बिल्कुल सही है, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, DCMS। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाल में चर्चा में रही है ये डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। नेक्स्ट वन, 1946 में अंतरिम सरकार के दौरान गठित कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? Who was the vice president of the executive council formed during the interim government in 2nd September 1946? 2 सितंबर 1946। आपको पता होना चाहिए कि 26 अक्टूबर 1946 को इसमें 5 मुस्लिम लीग के मेंबर भी शामिल हुए थे। 5 मुस्लिम लीग के मेंबर भी शामिल हुए थे। लेकिन ये बात आपको पता रहनी चाहिए, स्पेशली 26 अक्टूबर के समय, 26 ऑफ अक्टूबर में ये स्पेशली शामिल हुए थे। क्या लगता है, क्या लगता है? दैट इज जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही आंसर है आपका, नेहरू जी। नेहरू जी इसका सही आंसर है। तो यहां पर देखिए उपाध्यक्ष हुआ करते थे, ना कि अध्यक्ष। नेक्स्ट, देशाभिमानी के किस प्रमुख सुधारक संपादक ने त्रावणकोर प्रशासन के समक्ष मंदिर प्रवेश का मुद्दा उठाया? देशाभिमानी, देशाभिमानी के किस प्रमुख सुधारक संपादक ने त्रावणकोर प्रशासन के समक्ष मंदिर प्रवेश का मुद्दा उठाया? तो एन कुमारन आसन, ए है एन कुमारन आसन, दूसरा है टी.के. माधवन, तीसरा है सी नारायण गुरु, चौथा है पी कृष्णा पिल्लई। पी कृष्णा पिल्लई। क्या लगता है? बिल्कुल सही है, टी.के. माधवन इज योर राइट आंसर। टी.के. माधवन इज योर राइट आंसर। अगर आप देखें तो टेंपल एंट्री मूवमेंट है, और ये टेंपल एंट्री मूवमेंट को स्पेशली प्रमोट जो किया गया है, यहां पर देख सकते हैं, टी.के. माधवन, a prominent social reformer and editor of Deshabhimani, editor of Deshabhimani, took up the issue of temple entry with the Travancore administration। देखिए एक चीज और भी है कि आपको शायद याद हो कि महात्मा गांधी ने कौन से सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। एक दक्षिण भारत का यही त्रावणकोर का एक सत्याग्रह था, जिसको वाइकॉम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। वाइकॉम सत्याग्रह में भी एक यही बहुत बड़ा इशू था कि जो रोड्स हुआ करती थी उनको यूज नहीं कर सकते थे, जो हमारे लोअर स्ट्रेटा के लोग थे, खासकर एक पर्टिकुलर जो डिप्रेस क्लास है उसको संबोधित करते हुए। इसके अलावा मंदिर में भी उनको अनुमति नहीं थी, मंदिर में भी उनको अनुमति नहीं थी। महात्मा गांधी ने खुद वाइकॉम का दौरा किया था और त्रावणकोर की जो महारानी थी उनसे बेसिकली इनके लिए रोड्स और जो मंदिर है ओपन करने का बेसिकली वार्ता किया था। तो इसी के परिणाम स्वरूप फिर जो रोड्स हैं उनको उनके लिए फ्रंट फाइनली ओपन किया गया था, लेकिन मंदिर उस समय में भी ओपन नहीं हो पाए थे। तो टी.के. माधवन की जो एडिटर है वो है देशाभिमानी के। ठीक है, लिखा है था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड बाई दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। बी लिखा है महादेव गोविंदा रानाडे एंड रघुनाथ राव। सी लिखा है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। एंड डी लिखा है बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। क्या लगता है आंसर? सो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे एंड रघुनाथ राव। महादेव गोविंदा रानाडे एंड रघुनाथ राव। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले भी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के मेंबर थे,
ठीक है, तो आप इनको भी यहां पर लेकर के आ सकते हो, ये भी इनके मेंबर थे। अगर आप देखें तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो की गई थी वो महादेव गोविंदा रानाडे, एम जी रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस मिलता था सालाना बेसिस पर। पहला सेशन इसका कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था 1887 में। इसको भी बिल्कुल याद रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसको भी बिल्कुल याद करने का प्रयास करना चाहिए। 1887। नेक्स्ट वन, द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस लॉन्च द, भारतीय सामाजिक सम्मेलन ने निम्नलिखित में से किसका शुभारंभ किया? प्लेज मूवमेंट का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, टेम्पल एंट्री मूवमेंट का, या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का? प्रतिज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन? क्या लगता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो है वो है प्लेज मूवमेंट। और ये जो प्लेज मूवमेंट है वो बेसिकली चाइल्ड मैरिजेस से संबंधित था। किससे संबंधित था? चाइल्ड मैरिज से संबंधित था। चाइल्ड मैरिजेस से संबंधित था। चाइल्ड मैरिजेस से इसको संबंधित रखा गया था। एक नाम है तीतू मीर, वॉज अ डिसिपल ऑफ। तीतू मीर किसके शिष्य थे? वैसे अगर मैं इसका सही नाम आपको बता दूं तो आप शायद समझ जाएंगे। चलिए आप बताइए, पहले सोचिए फिर मैं आपको बताता हूं। क्या लगता है आंसर? देखिए इसका वैसे रियल नाम जो था वो था मीर निथार अली। इसका नाम था मीर निथार अली। ठीक है, और ये शिष्य था किसका? सैयद अहमद बरेलवी का। सैयद अहमद बरेलवी का शिष्य हुआ करता था जो कि वहाबी मूवमेंट से संबंधित थे। अगर आप यहां पढ़ें तो तीतू मीर को मीर निथार अली के नाम से जाना जाता था। वहाबी मूवमेंट के जो फाउंडर थे सैयद अहमद बरेलवी, उसका यह चेला था। टीटू मीर ने वहाबी धर्म को ही अपनाया, शरिया की वकालत की। देखिए वहाबीज कौन है? वहाबीज जो है वो एक प्रॉपर जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो धर्म चलाया मुस्लिम, उसको एज इट इज उसी प्रकार से फॉलो करते हैं। ये मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ हैं। ये मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के पूरी तरीके से खिलाफ हैं। ये दारुल इस्लाम में स्पेशली विश्वास रखते हैं। और जो सैयद अहमद बरेलवी हैं इन्होंने भी जिहाद किया था स्पेशली पहले सिखों के खिलाफ। तब 1831 में बालाकोट की लड़ाई हुई थी और उस बालाकोट की लड़ाई में फिर ये मारे गए थे। आगे आपको मालूम है 1849 में जब डलहौजी के टाइम पीरियड पर डलहौजी के टाइम पीरियड पर जब पंजाब को कैप्चर कर लिया गया था पूरी तरह से, तब ये जो वहाबी मूवमेंट था ये सिखों के खिलाफ ना होकर के फिर ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। वहाबी मूवमेंट ही है जिसने 1857 में पार्टिसिपेट किया था, जबकि सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने 1857 की निंदा की थी। क्यों? क्योंकि वो एक सपोर्टर थे किसके? अंग्रेजों के। वो वेस्टर्न एजुकेशन के पक्षपाती थे, वो उसको फेवर करते थे। लेकिन ये मीर निथार अली वहाबी मूवमेंट क्या कहते हैं? वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता। वो एज अ प्योर इस्लामिक एजुकेशन की तरफ ही मेन फोकस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अच्छा ये मुझे आपको बताना है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी से विनती है कि आप व्हाट्सएप में भी अवश्य कनेक्टेड रहें। अगर आपका भी ऑब्जेक्ट है मिशन 6 दिसंबर, जिसमें आप यूपी पीसीएस को क्लियर करना चाह रहे हैं, या फिर बीईओ, या फिर आरओ और एआरओ, इसकी किसी भी तैयारी को आप कर रहे हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इसके सेपरेट बैच हमारे यहां पर अवेलेबल हैं। आरओ एआरओ की तैयारी अगर कर रहे हैं तो पीसीएस को भी बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं।
और स्पेशल डिग्री अगर आप बीओ की तरीके आपके पास बीएड की है तो वास्तव में आपको तीनों के तीनों फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि जीएस के पेपर मोर और लेस सभी के बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही होने वाले हैं। तो एक को तैयार कीजिए, ऑटोमेटिकली तीन को आप अपीयर कर सकते हैं। अलग से आपको बैच लेना हो तो ये हमारा पीसीएस का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। 60% का इस समय डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं साई लाइव को, तो साई को याद कीजिए, उसके बाद लाइव हो जाइएगा, या फिर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारी सुमित सर से बात हुई है। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो दिया ही जाएगा, ऐसा मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको दी जाएगी। अगर आपको फाउंडेशन का बैच लेना है इंग्लिश माध्यम में तो याद रखिएगा आपको फिर जाना चाहिए आरंभ बैच। अगर आपको हिंदी माध्यम में लेना है तो आप आइए अभ्युदय में। इसमें दोनों में ही मेरी एक बड़ी भूमिका आपको यहां पर देखने के लिए प्राप्त होगी, दोनों में ही आपको मेरी एक बड़ी भूमिका देखने के लिए प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो लगाना चालू कर दीजिए। पेपर से पहले लगभग 30 से 40 टेस्ट जरूर लगा करके जाइएगा। ये आपके टाइम मैनेजमेंट को भी करना सिखा देंगे आपको, और कैसे पेपर को अपीयर करना चाहिए वो भी आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। लगभग 40+ टेस्ट हमने आपके लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा ये हमारा मेंस का बैच है स्पेशल, और ये हमारा आरओ का बैच है। ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप सभी के साथ चलते हैं। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गोपाल गणेश आगरकर वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी। गोपाल गणेश आगरकर केसरी के पहले संपादक थे। दूसरा लिखा है ही लेटर स्टार्टेड हिज ओन जर्नल सुधारक व्हिच क्रिटिसाइजेस कास्ट सिस्टम। लिखा है बाद में उन्होंने अपनी पत्रिका सुधारक की शुरुआत की जिसमें जाति व्यवस्था की आलोचना की गई थी। क्या लगता है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक और ना ही दो। क्या लगता है आंसर? बिल्कुल ठीक है आप। दोनों ही यहां पर आपको सही मिल जाएंगे। पहले फर्स्ट एडिटर भी थे, बाद में इन्होंने अपना जर्नल सुधारक भी स्टार्ट किया था। अगर आप यहां पर देखें तो आपको समझ में आएगा कि भाई हिंदी में लिखा है। गोपाल गणेश आगरकर जो है महाराष्ट्र के शिक्षाविद समाज सुधारक भी थे। फर्ग्यूसन कॉलेज के फाउंडर थे, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। लोकमान्य तिलक की जो स्टार्ट की गई थी पत्रिका केसरी के पहले एडिटर थे। बाद में खुद की पत्रिका इन्होंने सुधारक को भी शुरुआत किया ताकि सुधार किया जा सके सोसाइटी में। तो इसके लिए इन्होंने छुआछूत और जाति व्यवस्था जो है इसके खिलाफ अपनी आइडियोलॉजी को रखा था, इसी के खिलाफ अपनी आइडियोलॉजी को रखा था। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 1 मिनट में, तब तक पानी ले लेता हूं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को मुझे बताइए प्लीज। तो क्या लगता है आंसर? आई होप तो आंसर आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। 73 के एक्ट की तरफ बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार करें। पहला लिखा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने वाला यह पहला एक्ट था। ओके। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। ओके। तीसरा कह रहा है इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। कौन सा सही है? तो मेरे भाई बहुत अच्छे से जान रहे हो कि पहला ही था जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के अफेयर को रोका था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, एलिजा एम्पे हुआ करते थे, लेमेस्टर चैम्बर हाइट
3 अन्य जज हुआ करते थे। यह भी बात सही था कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का हुआ करता था उसे एक अपर हैंड दिया गया था, किसके ऊपर, बंबई और मद्रास के गवर्नरों के ऊपर। दैट्स वाई डी का डी आपका आंसर पूरी तरीके से सही होगा। तो डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या लगता है? दयानंद सरस्वती के वो अंधे शिक्षक कौन थे जिन्होंने उन्हें वेदांत पढ़ाया था? Who was the blind teacher of Dayanand Saraswati Maharaj? Who taught him Vedanta? स्वामी बिरजानंद, स्वामी देवकी नंदन, स्वामी पूर्णानंद, स्वामी केशव चंद्रा। केशव चंद्रा क्या लगता है आंसर? बिल्कुल सही है, दैट इज योर स्वामी बिरजानंद इज योर राइट आंसर। स्वामी पूर्णानंद भी उनके क्या थे, गुरु ही हुआ करते थे। इन्होंने ही इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम भी दिया था। ओरिजिनल नाम जो था दयानंद सरस्वती का वो मूल शंकर हुआ करता था। क्या? मूल शंकर हुआ करता था। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वन। दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की, लेकिन पुराणों का समर्थन किया। ओके। उन्होंने वेदों को अचूक और हिंदू धर्म को सच्चा स्रोत माना। उन्होंने आधुनिकता को स्वीकार किया तथा राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति देशभक्ति का भाव भी प्रदर्शित किया। निम्नलिखित में से कौन से कथन आपको सत्य देखने के लिए मिल रहे हैं? क्या लगता है? तो इसको अगर हम देखें तो देखिए, मूर्ति पूजा की आलोचना की, ये तो बात बिल्कुल सही है कि मूर्ति पूजा को आलोचक थे। ठीक है। पुराणों का भी इन्होंने आलोचना की। पुराणों को भी इन्होंने आलोचना की। इन्होंने कहा पुरोहित और पुराणों दोनों ने क्या कहते हैं, हिंदू धर्म जो है उसको डिस्टर्ब किया। वेदों को अचूक माना, हिंदू धर्म का सच्चा स्रोत माना, यह बात बिल्कुल सही है। यह भी बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने आधुनिकता को स्वीकार किया और राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति देशभक्ति का भाव प्रदर्शित किया। कौन से सही है? केवल 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहां पे पहला जो है वो गलत होता चला जाएगा, तो 2 और 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला गलत होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट। The Native Marriage Act 1872 was the first legislative step against child marriage. रीजन लिखा है, इट अप्लाइड इक्वली टू हिंदूज, मुस्लिम्स एंड ऑल रिकॉग्नाइज्ड फेथ्स। क्या लगता है आंसर? स्टेप अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड इट अप्लाइड इक्वली टू हिंदू, मुस्लिम, ऑल रिकॉग्नाइज्ड फेथ। क्या लगता है? यार ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत लिखा हुआ है। लागू नहीं होता था इनके ऊपर, इनको एक्सक्लूड किया गया था। यहां पर अगर आप पढ़ें तो इसे आप सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मो विवाह एक्ट के रूप में भी जानते हैं। बाल विवाह को इसने स्पेशली टारगेट किया था। इसका प्रभाव सीमित था क्योंकि यह अधिनियम इनमें लागू नहीं होता था, ना हिंदुओं पर लागू था, मुसलमानों पर था, ना अन्य मान्यता प्राप्त धर्मों पर लागू नहीं था। लागू किसने इसको करवाया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा। पारसी सुधारक बाद में आए थे, बी.एम. मालाबारी। इनके प्रयासों से 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट को पास किया गया था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि 12 साल से कम आयु की लड़कियों का विवाह नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद हरविलास शारदा के प्रयासों से, जो अजमेर के निवासी थे, शारदा अधिनियम 1930 आया था। इसमें लड़कों की आयु 18 साल और लड़कियों की आयु 14 साल निर्मित की गई थी शादी के लिए। स्वतंत्र भारत में 1978 का एक्ट आया था, स्पेशली बाल विवाह निरोधक अधिनियम के रूप में,
जहां लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 साल कर दी गई थी, 18 साल कर दी गई थी, और लड़कों के लिए बढ़ा करके 21 साल कर दी गई थी। आपको याद होना चाहिए कि ये अभी भी एक्ट लागू है। हाँ, लड़कियों की आयु को बढ़ा के पुनः 21 साल तक करने का प्रोविजन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है देव समाज वॉज फाउंडेड इन 1887 एट लाहौर बाई। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, या स्वामी बिरजानंद ने? किसने की थी? क्या लगता है आंसर? सो बिल्कुल सही है, दैट इज देव नारायण, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। इसके बाद आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंगा, महादेव गोविंदा रानाडे और ढोंडो पंत केशव कर्वे, या आर जी भंडारकर और एन जी चंद्रावरकर? एन जी चंद्रावरकर, क्या लगता है? चलिए देखते हैं इसका स्थापना कौन है। देखिए इसमें अगर ये आएगा तो ऑप्शन ये वाला सबसे एप्रोप्रिएट रहेगा। महादेव गोविंद रनाडे इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर प्रार्थना समाज, लेकिन केशव चंद्र सेन ही वो आदमी है जिसकी प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंगा ने इस प्रार्थना समाज को फॉर्म किया था। प्रार्थना समाज के लोग जो थे वो जो डिप्रेस क्लास हुआ करते थे उनके हाथ का मील भी ग्रहण किया करते थे, उनके हाथ का भोजन भी ग्रहण किया करते थे। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन बिल्कुल हो जाएगा और आत्माराम पांडुरंगा इज योर राइट आंसर। महादेव गोविंद रनाडे भी प्रार्थना समाज से एसोसिएट थे। हेनरी विवियन डेरोजियो वाज एसोसिएटेड विद व्हिच इंस्टीट्यूशंस? हेनरी विवियन डेरोजियो किस संस्थान से जुड़े थे? कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, श्रीरामपुर कॉलेज, या प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता? क्या लगता है आंसर? बिल्कुल सही है, दैट इज हिंदू कॉलेज कलकत्ता। आपको मालूम होना चाहिए इस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1917 में राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के सहयोग से मिलकर के की थी, और इसी हिंदू कॉलेज में एज असिस्टेंट हेडमास्टर के रूप में अपॉइंट हुआ था कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। तो बी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है युवा बंगाल आंदोलन ने शिक्षित युवाओं में सत्ता पर प्रश्न उठाने की भावना पैदा की। डेरोजियोवादियों ने स्वतंत्रता, समानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। द यंग बंगाल मूवमेंट क्रिएटेड अ स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग अथॉरिटी अमंग एजुकेटेड यूथ। आर लिखा है डेरोजियंस इनकरेज्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड साइंटिफिक आउटलुक। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही ट्रू हैं लेकिन वो नहीं उसका एक्सप्लेनेशन है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, या आर ट्रू है? क्या लगता है आंसर? युवा बंगाल आंदोलन ने शिक्षित युवाओं में सत्ता पर प्रश्न उठाने की भावना पैदा की। डेरोजियोवादियों ने स्वतंत्रता, समानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। क्या लगता है? देखिए ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि युवा बंगाल आंदोलन ने शिक्षित युवाओं में सत्ता पर प्रश्न उठाने की भावना पैदा की। यह भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि डेरोजियोवादियों ने स्वतंत्रता, समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। इसी कारण को क्या कहते हैं, इनके अंदर यह भावना पैदा हुई कि ये सत्ता से क्या कर सकें, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकें। इसलिए इसका ए आंसर सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट, मराठी पत्रकारिता का फादर किसे कहा जाता है? हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म? महादेव गोविंदा रानाडे, बाल शास्त्री जांभेकर, विष्णु शास्त्री पंडित, दादोबा पांडुरंगा? ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन अब जितनी भी क्लासेस आएंगी सब में नए नए क्वेश्चंस को आपके लिए फॉर्म करेंगे।
पुराने ईयर के भी करेंगे, लेकिन नए और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे जो टेस्ट सीरीज में भी हैं उन सबके थ्रू। ठीक है, तो हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म? महादेव गोविंद रानडे, बाल शास्त्री जांभेकर, विष्णु शास्त्री पंडित और दादोबा पांडुरंगा। तो बाल शास्त्री जांभेकर इज योर राइट आंसर। यहां पर आप देख सकते हैं बाल शास्त्री जांभेकर। बाल शास्त्री जांभेकर जो है, इन्होंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था दर्पण 1832 में। इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहा जाता है। जांभेकर को दर्पण के थ्रू लोगों को जागृत करने का इन्होंने स्पेशली प्रयास किया। कहां कहां जागृत करने का प्रयास किया? स्पेशली इन केस ऑफ विडो रीमैरिज के कॉन्टेक्स्ट में। इंस्टिल इन द मासेस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच को प्रमोट किया गया इनके बीच में। 1840 में इन्होंने अपनी एक किताब को भी स्टार्ट किया जिसका नाम था दिग्दर्शन को स्थापित किया गया था। तो ये कुछ नाम याद होना चाहिए। दिग्दर्शन पत्रिका इंपॉर्टेंट पत्रिका है, आई होप सो आपको ये याद रहेगा, तो दैट विल बी अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल्स वाज एसोसिएटेड विद गोपाल हरि देशमुख? निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका गोपाल हरि देशमुख से संबंधित थी? ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोक हितवादी या ऑल ऑफ द अबव? ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोक हितवादी या ऑल ऑफ द अबव? कौन सी पत्रिका थी? बिल्कुल ठीक है आप सभी। ऑप्शन आपने दिया होगा ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोक हितवादी। डी का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप यहां पर इसको पढ़ें तो समझ में आएगा कि ये अपनी एक वीकली पत्रिका लिखते थे जिसका नाम था प्रभाकर, और किस नाम से लिखते थे? लोक हितवादी के नाम से ये स्पेशली लिखते थे। वही चीज है कि रैशनल आउटलुक को प्रमोट करना, रैशनल प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना, मॉडर्न थिंकिंग को प्रमोट करना, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच रखना, सेकुलर वैल्यूज को रखना। किस चीज को अटैक किया? हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अटैक किया और सपोर्ट किया किसको? सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी को सपोर्ट किया। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लिखा इन्होंने साफ साफ कहा कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों के लिए अनुमति नहीं देता है तो ऐसे धर्म को भी क्या कर देना चाहिए? चेंज कर देना चाहिए। इन्होंने बेसिकली एक पत्रिका की भी स्थापना की थी जिसका नाम था हितेच्छु नाम की एक पत्रिका को भी इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके अलावा एंड ऑल्सो प्लेड अ लीडिंग रोल इन फाउंडिंग द पीरियडिकल्स ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एंड लोक हितवादी। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। खासकर ये वाली जो बुक है इनकी हितेच्छु, ये वीकली है, ये याद रहना इंपॉर्टेंट है। कभी वीकली पूछ लेता है, कभी डेली पूछ लेता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। और ये काफी फिर कठिन क्वेश्चन के रूप में आएंगे जब ये पूछेगा कि वीकली है या डेली बेसिस पर इसको स्टार्ट किया गया, तो वीकली पर इसको किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया except for trade in tea and trade with China. Second लिखा है, it asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. Okay. The revenues of India were now controlled by the British Parliament. क्या लगता है? 1 2 1 3 2 3 या 1 2 और 3? क्या लगता है आंसर? तो देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि चाय और चीन के साथ अगर व्यापार को छोड़ दिया जाए तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यहां पर ये बात बिल्कुल सही है। चाय चीन जो है वो 1833 के एक्ट में हटा दी गई थी। ठीक है, ब्रिटिश इसने कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। वो तो दावा तो किया है, वो बात बिल्कुल सही।
लेकिन एक ये जो यहां पर आया है, भारत के राजस्व पर अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था। ये पहले ही 1784 में ही हमने देखा जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापना किया गया था, उसी के बाद से ही इंडियन रेवेन्यूज के ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया था। इसका 1 और 2 ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। हाँ सही है। नेक्स्ट लिखा है 1833 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था। कभी ये भी देख लिया करिए कि वो किया गया था पूछ रहा है या कि नहीं किया गया था पूछ रहा है। कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है और गलत हो जाते हैं हमारे आंसर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833? The trading activities of the East India Company were to be abolished. The designation of the supreme authority was to be changed as the Governor General of India in Council. C लिखा है all law making powers to be conferred on Governor General in Council. An Indian was to be appointed as a legal member of the Governor General Council. क्या लगता है? बिल्कुल सही है, डी इज योर राइट आंसर। भारतीय को गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि गवर्नर जनरल के जो 3 मेंबर हुआ करते थे उसमें एक लीगल मेंबर को जोड़ा गया था, वो बना था आपका मैकॉले। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? 73 के अधिनियम के द्वारा, 81 के अधिनियम के द्वारा, 1813 के अधिनियम के द्वारा, 1784 के अधिनियम के द्वारा। क्या लगता है आंसर? बिल्कुल, वेरी नाइस। आंसर विल बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इज योर राइट आंसर। देखिए 1833 का जो अधिनियम था इसे सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में सेंट हेलेना का आइलैंड हुआ करता था। ये सेंट हेलेना का आइलैंड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस समय ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था, इसीलिए उसे फिर सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहां पे लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसने भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी। ओके। दूसरा लिखा है इसने भारत के लिए राज्य सचिव का पद शुरू किया। ओके। इसने केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना भी की। ओके। इनमें से कितने कथन आपको बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहे हैं? क्या लगता है? आपको पता होना चाहिए कि केंद्र में द्विसदनी विधायिका की जो शुरुआत की गई थी वो 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना यहीं पर हो गई थी और स्टैनले जो था वो आपका पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था। ये भी बात बिल्कुल सही है, शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी। तो यहां पर 2 जो है ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और भारत सरकार अधिनियम 35 में प्रावधान किया गया था किस चीज का? प्रांतीय स्वायत्तता का, संघीय न्यायालय की स्थापना का, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का। ऊपर दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहा है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। सो 1935 के अधिनियम को रख रहा है, तो आप जानते हैं कि भाई प्रांतीय स्वायत्तता का यहां पर प्रोविजन था। तो डायरकी जो है अब वो प्रांतों से हटा करके लागू की गई थी केंद्र में। ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना, ये भी बात सही है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हो रही थी। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रोविजन रखा गया था।
ये अलग बात है कि वो ऑल इंडिया फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन प्रोविजन था, इसीलिए डी ऑप्शन 1, 2, 3 ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट वन लिखा है सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। Was the first Indian woman to be president of the Indian National Congress. सेकंड लिखा है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इनमें से कौन सा कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहा है? केवल एक, दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। क्या लगता है? तो बात बिल्कुल सही है, ये वाला सही लिखा है, पहली भारतीय महिला थी। वैसे एनी बेसेंट हुआ करती थी, 1917 में बनी थी या 1925 में कानपुर सेशन में बनी। आज कानपुर की स्पेलिंग इस प्रकार से लिखते हैं, पहले CAWNO लिखते थे कानपुर। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में मद्रास सेशन में यही अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? मद्रास सेशन में यही अध्यक्ष बने थे। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन 1843। 1843 में स्थापित बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, जॉर्ज थॉमसन या हेनरी विवेन डेरोजियो? हेनरी विवेन डेरोजियो बिल्कुल सही है, दैट इज जॉर्ज थॉमसन इज योर राइट आंसर। थॉमसन इज योर राइट आंसर। थॉमसन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट, हेनरी विवेन डेरोजियो ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था हेनरी विवेन डेरोजियो के द्वारा? पब्लिकेशन ऑफ विच न्यूज़पेपर? द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, द ईस्ट इंडियन, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट, मिरात उल अखबार? मिरात उल अखबार। क्या लगता है? बिल्कुल सही है, दैट इज ईस्ट इंडियन, द ईस्ट इंडियन नाम दिया गया था। इसके अलावा डिबेटिंग क्लब, एकेडमिक एसोसिएशन, द एक्विजिशन ऑफ द साइंटिफिक जनरल नॉलेज, ऐसे संगठनों की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। लिखा है 1901 का बॉम्बे अधिवेशन पहला अधिवेशन था जब महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पर आए थे, मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा लिखा है रमेश चंद्र दत्त जो थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। किसके? ये बॉम्बे अधिवेशन के, जो कि 1901 में हुआ था, जिसमें पहली बार महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। तो क्या लगता है इनमें से कौन सा कथन सही है? बात बिल्कुल सही है आपकी, दोनों ऑप्शन गलत है। महात्मा गांधी कलकत्ता सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त नहीं बल्कि दीन शाह इदुल जी वाचा हुआ करते थे। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि यह कलकत्ता का सेशन था और 1901 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। दीन शाह इदुल जी वाचा इसके चेयरपर्सन थे। महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में कांग्रेस के पार्टिसिपेट किए थे। ठीक। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस ने 1892 के भारत परिषद अधिनियम की खुलकर आलोचना की थी? पहली चीज तो यही है कि 1892 का जो अधिवेशन हुआ था उसको ऑर्गेनाइज किया जाना था लंदन में, लेकिन वो लंदन में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था बल्कि भारत में ही हुआ था। और भारत में कहां पर हुआ था? भारत में स्पेशली वो इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इलाहाबाद के ही अधिवेशन में इस जो भारत परिषद अधिनियम था 1892 का, उसकी खुलकर आलोचना की गई थी। तो यहां आप देखेंगे 1892 का इलाहाबाद सेशन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इसी में ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की आलोचना की गई थी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी से एक बहुत ही विनम्र आग्रह है कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझे, और व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं
जब भी आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी रहे एग्जामिनेशन से संबंधित, ठीक है, किसी भी बैच को आपको परचेज करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइव। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। किसी भी बैच को परचेज करना हो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिए, वो आपको सारे बैच के बारे में बताएंगे और स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे। आप मेरा नाम उनको बता सकते हैं कि हमारी सुमित अरोड़ा सर से बात हुई है। बस इतना ही कहूंगा, 6 दिसंबर के लिए ही ये बैच बनाया गया है, खासकर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स की हम बात करें या फिर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की बात करें या फिर बीईओ की बात करें, ये तीनों बड़ी भर्ती परीक्षाएं जो है वो एक ही साथ बहुत ही कम समय के अंतराल पर होने वाली आपको दिखाई पड़ेंगी। दिसंबर में पीसीएस की, फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको आरओ एआरओ का, और इसके बाद फिर मार्च आर्च के आसपास आपको बीईओ की परीक्षा संपादित होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन उसके लिए आप तैयार हैं? स्टडी आईक्यू आपकी किस प्रकार से मदद कर रहा है? स्टडी आईक्यू आपको स्पेशली सभी कोर्सेज पर 60% का ऑफ दे रहा है 26 जुलाई अर्थात आज से लेकर के 31 जुलाई के मध्य तक। आप इसका पार्ट बन सकते हैं। जब भी अगर फाउंडेशन का पार्ट बनना हो, यह हमारा फाउंडेशन का बैच है अभ्युदय, जो कि हिंदी माध्यम का है। आरंभ ये इंग्लिश माध्यम का है, लेकिन ये फाउंडेशन के बैच है। यदि फाउंडेशन में अगर आप प्लैटिनम के बैच को लेते हैं, तो याद रखिएगा कि ये टेस्ट सीरीज हो, चाहे ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हो या फिर हमारा यूपी पीसीएस मेंस का क्रैश कोर्स हो, ये सब आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाते हैं। एनसीईआरटी का भी पूरा डेटा आपको उसमें प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा जितना भी सेगमेंट है टेस्ट सीरीज का, मेंस क्रैश कोर्स का, प्रीलिम्स का, इवन प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपकी फीस भी आपको रिफंडेबल होती है। ये हमारा आरओ यारो का स्पेशल बैच है। आप किसी भी बैच को ज्वाइन करें, हमेशा आप मेरे कोर्स कोड को यूज कर सकते हैं या जो भी सम्मानित टीचर को आप फॉलो करते हैं उनका भी कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है साइन लाइव, SAILIVE। आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस हमारे साथ मिल करके एक प्रॉपर तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्ट है मिशन 6 दिसंबर। मिशन 6 दिसंबर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आज के इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः आपके साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।